हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रबंध के प्रमुख कार्य बताए। आज मैं आपको प्रबंध के सहायक कार्य बताऊंगी। सहायक कार्य में पहला पॉइंट है निर्णय। किसी भी कार्य को करने या नहीं करने के संबंध में उपलब्ध हमारे सामने जो भी विकल्प होते हैं उसमें से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। और ये एक बौद्धिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी हम डिसीजन लेते हैं ना तो बुद्धि का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए कहते हैं बौद्धिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी भी समस्या के समाधान या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारे सामने जो भी विकल्प होते हैं उन विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन किया जाता है। तो प्रबंधकों को प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं जो संगठन के कार्य और कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। ये प्रबंध के कार्य निर्णय प्रबंध के प्रत्येक कार्य में जो है पाया जाता है। इसके लिए कहते हैं हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं, निर्णय एवं प्रबंध समानार्थक है, यानी दोनों समान अर्थ में कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा है नियुक्ति करना। संगठन संरचना के दो प्रमुख भाग हैं। पहला तो भौतिक संरचना, जिसमें आपके भवन है, उपकरण है, मशीन, सामग्री, पूंजी आदि साधनों को एकत्रित करके व्यवस्थित किया जाता है। और दूसरा है मानवीय संरचना, है ना, जिसमें योग्य कर्मचारियों की भर्ती और उनका विकास किया जाता है। तो प्रबंधक क्या करते हैं, संस्था में जो भी कार्य किए जाते हैं उसके लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करते हैं। उनकी भर्ती से लेकर उनकी सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट तक के समस्त कार्य इसमें सम्मिलित होते हैं। और परिवर्तन का दौर है अभी, है ना, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता है ना। तो अभी क्या होता है कि ये प्रबंधकों के द्वारा जो है ना, ये कर्मचारियों की और श्रमिकों की भर्ती का कार्य, नियुक्ति का कार्य जो भी है वो चलता ही रहता है, निरंतर चलता ही रहता है। तीसरा है नव प्रवर्तन या नवाचार। नव प्रवर्तन शब्द आपने पहले भी सुना है। नव प्रवर्तन का मतलब नयापन, नई नई टेक्नोलॉजी अपनाना, नए नए प्रोडक्ट बनाना, है ना, ये सब नव प्रवर्तन के अंतर्गत आता है। आज जो है सूचना प्रौद्योगिकी क्रांतिकारी युग में जो है हर पल बदलाव हो रहा है। आप देखो मोबाइल जो होते हैं ना, आज जिसका आप यूज़ करते हैं ना, तो हर रोज़ नए फीचर्स आ रहे हैं, है ना, और नए तरीके के मोबाइल मार्केट में आ रहे हैं। मोबाइल में नए नए एप्लीकेशन आ रहे हैं, फंक्शंस आ रहे हैं, ये सब आप जानते हैं। ठीक है ना, मोबाइल का आप यूज़ करते हैं तो ये हर नई नई चीज़ें जो मोबाइल के अंदर आ रही है, नए नए फीचर्स को, एप्लीकेशंस को जो भी है वो आ रहे हैं। अगर ये नए नहीं आएंगे तो मोबाइल कोई खरीदेगा क्या? नए मोबाइल, नए फीचर्स आएंगे, नए फंक्शंस आएंगे तो हम चाहते हैं कि हम भी नया लें मोबाइल। तो इसलिए नव प्रवर्तन करना आवश्यक होता है। जब उत्पादक नए नए परिवर्तन करता है ना, नई नई वस्तुएं मार्केट में लाता है ना, तो क्या है कि ग्राहकों का मन करता है उस नई वस्तु का यूज़ करने के लिए। तो ये प्रबंधक का कार्य है कि नई नई खोज करना, नए बाजार का सृजन करना, सस्ती दर पर कच्चा माल प्राप्त करना, नई टेक्नोलॉजी लाना, है ना, योग्य और प्रभावी व्यक्तियों को संगठन से जोड़ना, ये सब नयापन के अंतर्गत या नव प्रवर्तन के अंतर्गत आता है। पीटर ड्रकर ने भी इस कार्य को प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया है। चौथा है संप्रेषण। संप्रेषण कम्युनिकेशन, आप जानते हैं, प्रबंधक और कर्मचारियों के मध्य विचारों, तथ्यों, सूचनाओं, भावनाओं के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण का मतलब विचारों का आदान प्रदान करना, है ना। ठीक है। और हर संस्था में विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। संप्रेषण जो है प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर, प्रबंध के अलग अलग स्तर होते हैं जिसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगी। प्रमुख तौर से 3 स्तर होते हैं, उच्च, मध्यम और निम्न। विभिन्न स्तरों पर जो है संदेश, निर्देश, आदेश, सुझाव, सूचनाओं का प्रसारण होता ही रहता है ताकि कर्मचारी कुशलतापूर्वक कार्य कर सके। और संगठन में अगर संप्रेषण की व्यवस्था अच्छी होती ना तो क्या होता है, कर्मचारियों में भ्रम वगैरह या मनमुटाव या दुर्भावनाओं को भी हम दूर कर सकते हैं संप्रेषण के माध्यम से। क्योंकि अच्छा संप्रेषण अगर संस्था में है, यानी विचारों का आदान प्रदान अगर होता रहता है तो ये सारी चीज़ें भी दूर हो जाती हैं। 5वां पॉइंट है प्रतिनिधित्व। प्रत्येक व्यवसाय में को प्रभावित करने के लिए बाहरी घटक उनके संपर्क में भी रहना पड़ता है, उनके साथ भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं। संबंधों को बनाए रखने के लिए वार्तालाप करनी पड़ती है, विचार गोष्ठियों का आयोजन करना पड़ता है ना। ये संगठन के हितों की सुरक्षा के लिए आज के युग में बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए प्रबंधक क्या करता है, जो संबंधित एसोसिएशन है, दल है, संघ है, उसमें हिस्सा लेने के लिए संगठन का प्रतिनिधित्व भी करता है। यानी जगह जगह जो मीटिंग्स, गोष्ठियाँ वगैरह आयोजित होती है ना, उसमें प्रबंधक जाता है और अपनी संस्था की तरफ से उसमें हिस्सा लेता है। अब देखिए ये टॉपिक तो आपका पूरा हो गया।
अब आगे क्वेश्चन आता है, क्या सभी प्रबंधक प्रत्येक कार्य को समान मात्रा में समय देते हैं? तो प्रबंधक वास्तव में क्या कार्य करते हैं, इसके लिए देखो, मैकगिल विश्वविद्यालय के एक प्रबंध विचारक हैं प्रोफेसर हेनरी मिंटसबर्ग। उन्होंने क्या है, प्रबंधकों की क्रियाओं का अध्ययन करके बताया कि प्रत्येक कार्य पर दिए जाने वाला समय प्रबंध के स्तर के साथ साथ बदलता रहता है। यानी प्रबंध के जो आपने कार्य पढ़े ना, प्रमुख कार्य और सहायक कार्य है ना, उस पर कितना कितना समय प्रबंधक देता है, किस किस कार्य पर कितना कितना समय देता है, इसके बारे में बताया है। तो बताया कि सामान्यतः उच्च स्तर का प्रबंधक नियोजन पर अधिक बल देता है और मध्यम स्तरीय प्रबंधक निर्देशन, नेतृत्व, समन्वय और संप्रेषण पर, और प्रथम पंक्ति यानी निम्न स्तरीय प्रबंधक निर्देशन, अभिप्रेरणा और पर्यवेक्षण, नियंत्रण पर अधिक समय देता है। ये अलग अलग स्तरों पर प्रबंधकों का जो समय है ना, जो काम करते हैं ना, कितना समय उस पर देते हैं, उसके बारे में बताया है। किसने? मिंटसबर्ग ने। और मिंटसबर्ग ने शोध अध्ययन से विभिन्न उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा प्रबंधकीय कार्य को व्यतीत समय की तुलनात्मक जो है रिपोर्ट इस चार्ट के द्वारा समझाई गई है। इसमें हर देखो, पहला चार्ट उच्च प्रबंधक का, दूसरा मध्यम स्तरीय प्रबंधक और तीसरा निम्न स्तरीय प्रबंधक। सभी प्रबंध के जो कार्य है ना, उसके बारे में बताया कि कितना कितना टाइम परसेंटेज में बता रखा है, किस पे देते हैं, ये चार्ट द्वारा इन्होंने बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रबंध की भूमिका। अब भूमिका या रोल क्या होता है? प्रबंधकों के व्यवहार एवं व्यवहारों के समूह तथा कार्यों एवं क्रियाओं के समूह से जिसकी अपेक्षा क्या करता है? समाज व संगठन करता है। यानी इनका जो व्यवहार है ना, तो उसके समाज क्या अपेक्षा करता है प्रबंधकों से, वो उसकी भूमिका के रूप में आएगा। प्रोफेसर हेनरी मिंटसबर्ग ने 5 बड़ी औद्योगिक कंपनियों के उच्च स्तरीय प्रबंधक, मुख्य कार्यकारी प्रबंधक की क्रियाओं का व्यवहार भूमिकाओं का अध्ययन किया और उन्होंने उनके शोध अध्ययन से निम्न मान्यताएं उन्होंने बताई। कौन कौन सी मान्यताएं? पहला पॉइंट है, प्रबंधकों को संस्था में उच्च पद स्थिति अधिकार सत्ता निर्णय द्वारा प्राप्त होती है। यानी जो प्रबंधकों की स्थिति ना, उच्च पोजीशन जो है ना, वो अधिकार सत्ता है नी, अधिकार राइट्स के द्वारा उनको प्राप्त होती है। दूसरा है आधिकारिक शक्ति या सत्ता, उच्च पद स्थिति अपने अधीनस्थ एवं सहकर्मियों के साथ लोक व्यवहार के कारण जो है अंतर्व्यक्तिक संबंधों का निर्माण करने में क्या करती है? सहायता करती है। यानी कि जो अधिकारी होते हैं ना, उच्च स्तर पर, उच्च पद पर जो होते हैं ना, तो उनके अंडर में जो अधीनस्थ रहते हैं या सहकर्मी जो रहते हैं, काम करने वाले, उनके मध्य जो संबंध होते हैं उसका निर्माण करने में क्या करती है? ये भूमिका अदा करते हैं। तीसरा पॉइंट है, प्रबंधकों की संस्था में उच्च पद स्थिति एवं अधीनस्थ से अंतर्व्यक्तिक संबंध संगठन में लोक व्यवहार में प्रबंधकों की कई भूमिकाएं जो है उत्पन्न करता है। अभी नीचे एक चार्ट बताया गया, उसमें क्या बताया मिंटसबर्ग ने कि प्रबंधकों के कार्य और उसकी भूमिकाओं का मेल भी मिंटसबर्ग ने चार्ट के द्वारा स्पष्ट किया। जैसे भूमिका बताइए, 3 प्रकार की भूमिका बताइए, अंतर्व्यक्तिक, सूचनात्मक और निर्णयात्मक। इधर कार्य बताए, नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण। अब देखिए, पहला पॉइंट है अंतर्व्यक्तिक भूमिका, है ना। अंतर्व्यक्तिक भूमिका किस में होती है? संगठन के अंदर होती है, और एक दूसरा देखो निर्देशन के अंदर होती है, ठीक है। दूसरा सूचनात्मक होती है नियोजन में और निर्देशन में। तीसरा निर्णयात्मक, जो निर्णयात्मक में 3 आएंगे, नियोजन, संगठन और नियंत्रण। इस प्रकार से इन्होंने जो प्रबंधकों की भूमिका है ना, और भूमिका से संबंधित जो जो कार्य है ना, उसके बीच में संबंध को बताया है, ठीक है। ये चार्ट के द्वारा ये बातें स्पष्ट होती हैं। अब देखिए, प्रबंधकीय भूमिकाएं प्रबंधकों की पद स्थिति और प्राप्त अधिकारों की मात्रा पर निर्भर करती है, और प्रबंधक जो है ये व्यक्तिगत कौशल, ज्ञान, चातुर्य, लोक व्यवहार के साथ उनकी पद स्थिति और अधिकारों को जोड़ दिया जाता है, और प्रबंधकों की भूमिकाएं उभरती है, निर्धारित होती है। मिंटसबर्ग ने क्या है, प्रबंधकों की 10 तरह की भूमिकाएं निर्धारित की है। उनका वर्गीकरण करके उन्होंने 3 भागों में इसको बांटा है। 10 तरह की भूमिका है, लेकिन 3 भागों में इसको बांटा है। अब 3 भागों के पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। पहला है प्रबंधकीय भूमिका। प्रबंधकीय भूमिका में देखिए, पहला पॉइंट आता है अंतर्व्यक्तिक भूमिका। अंतर्व्यक्तिक भूमिका में मुखिया की भूमिका, नायक या नेता की भूमिका और संपर्क अधिकारी की भूमिका। दूसरा है सूचनात्मक भूमिकाएं, जिसमें प्रबोधक या निरीक्षक की भूमिका। दूसरा पॉइंट है प्रसारक या प्रचारक की भूमिका। तीसरा प्रवक्ता की भूमिका। नेक्स्ट है तीसरा मेन पॉइंट निर्णयात्मक भूमिका, इसमें साहसी या उद्यमी भूमिका।
और अशांति या उपद्रव निवारक भूमिका, तीसरा संसाधन वितरक आवंटक की भूमिका, चौथा मध्यस्थ या वार्ताकार की भूमिका। इस प्रकार से ये जो 3 प्रकार की भूमिकाएं बताई गई है, इसमें हम आपको तीनों प्रकार की भूमिकाओं के पॉइंट्स के बारे में वर्णन अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, टेक केयर, बाय।